हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करेंगे हमारे CDP की क्लासेस और यह टारगेट होगा हमारा सीटेट 2022 को क्वालिफाई करने का। ठीक है, तो इसमें ये हमारी आज क्लास फर्स्ट रहेगी और इसमें हम आज मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान क्या होता है, इसकी विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाएं। इसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा पढ़ेंगे, शिक्षा से भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर शिक्षा मनोविज्ञान के बाद में पूरा हम मनोविज्ञान के बारे में जानते हुए आगे बढ़ेंगे और इसके बाद हमारे बाल मनोविज्ञान की शुरुआत होती है और बाल मनोविज्ञान के बाद में आता है हमारा बाल विकास। ठीक है, तो आपका फर्स्ट जो सिलेबस में टॉपिक दिया गया होता है वो होता है बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका बेसिक जानना जरूरी होता है कि बाल विकास आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो इससे पहले हमें मनोविज्ञान को जानना जरूरी होता है। ठीक है, और यह जो आपकी क्लासेस रहेंगी यह ना केवल सीटेट के लिए बल्कि आपके सभी टेट्स के लिए, चाहे MP टेट हो, एस टेट हो, ठीक है, चाहे आपका रीट हो, सुपर टेट हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लासेस रहेंगी। ठीक है, और इसमें अब ये तो होता नहीं, एक लेवल नहीं रहता है कि क्या पूछ लें एग्जाम्स में। ठीक है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और यहाँ पर आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश की जाती है। ठीक है, ताकि आपका टाइम भी बचे और आप अधिक से अधिक तैयारी कर सकें। तो देख लेते हैं और यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा। ठीक है, जिसने भी आज तक बाल विकास नहीं पढ़ा है वो भी यहाँ पर अपनी एक बेहतर तैयारी कर सकता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है मनोविज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। क्या होता है मनोविज्ञान? तो सबसे पहले हम कुछ यहाँ पर पॉइंट जान लेते हैं कि मनोविज्ञान के जनक कौन कहलाते, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। फिर हम मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे कि मनोविज्ञान का विकास कैसे कैसे हुआ। ठीक है, तो दिया है कि जो मनोविज्ञान है इसकी यदि आपसे पूछ लें कभी कि आदि जनक कौन कहलाते हैं, तो मनोविज्ञान के आदि जनक अरस्तु कहलाते हैं। ठीक है, कौन कहलाते हैं? अरस्तु, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान की आदि जननी कौन कहलाती है? तो दर्शन शास्त्र। प्रारंभ में दर्शन शास्त्र हुआ करता था, मनोविज्ञान नहीं था। ठीक है, फिर धीरे धीरे दर्शन शास्त्र से अलग होकर के मनोविज्ञान का प्रारंभ हुआ है। तो यदि पूछ लें कि मनोविज्ञान की आदि जननी कौन कहलाता है, तो मनोविज्ञान की आदि जननी कौन कहलाता है? हमारा दर्शन शास्त्र कहलाता है, जिसमें आत्मा परमात्मा मतलब अमूर्त चीज़ों का अध्ययन किया जाता था, वह हमारा दर्शन शास्त्र होता था। और इसी से पृथक होकर के कौन बना है? हमारा मनोविज्ञान। ठीक है, तो आदि जनक पूछे तो अरस्तु हैं और यदि आदि जननी पूछे तो कौन है? दर्शन शास्त्र है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं मनोविज्ञान का जो शब्द है सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया? तो मनोविज्ञान का नहीं, मनोविज्ञान जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो कभी कभी इस तरह से फैक्ट वाले क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको सारी चीज़ें याद रखनी हैं। तो मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रूडोल्फ गोल्काय ने किया था। कब? सन 1590 में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कहीं पर नोट कर लेनी है तो ये याद रहेंगी। ठीक है, तो मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रूडोल्फ गोल्केल कह दें या गोल्काय कह दें, एक ही बात है। कब किया? सन 1590 ईस्वी में। ठीक है, अब देखते हैं कि जो मनोविज्ञान है आपकी बुकों में मिलता है कि मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का विज्ञान है, बस इतना ही। ठीक है, अब हम यहाँ पर बताते हैं कि मनोविज्ञान आखिर में होता क्या है। तो मनोविज्ञान में प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर हमने केवल ये नहीं लिखा कि मानव व्यवहार, यहाँ हमने लिख दिया कि प्राणियों का। अब प्राणी में आपके जीव जंतु भी आ जाएंगे, ठीक है, और अन्य प्राणी भी आ जाएंगे और आपके मनुष्य भी आ जाएंगे और सभी का व्यवहार इसमें आ जाएगा। तो ये एक विस्तृत शब्द हो जाएगा यहाँ पर प्राणियों का। ठीक है, तो जो मनोविज्ञान है इसमें प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। अब प्राणी, अब हमने तो इतना ही पढ़ा है कि जो मनोविज्ञान होता है मानव के मन मस्तिष्क या व्यवहार का अध्ययन होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि जो प्राणी हैं वो कैसे प्रत्यक्षण करते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे याद रखते हैं, समझते हैं, साथ ही साथ पर्यावरण से किस तरह से अंतःक्रियाएं करते हैं, इन सभी का अध्ययन जो होता है वो मनोविज्ञान में होता है। अब आप कहेंगे कि प्रत्यक्षण क्या होता है? तो आपने पढ़ा होगा संवेदना के बारे में। जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं, किसी प्राणी को देखते हैं, तो हमारे मन में क्या होता है? उसकी एक इमेज बनती है। कैसे इमेज बनती है? तो जब हमारी ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमें जो अर्थ रहित ज्ञान प्राप्त होता है वो संवेदना होती, मतलब कोई अर्थ नहीं होता, बस एक संकेत होता है। फिर जब उसको अर्थ मिल जाता है संवेदना को, तो वह हमारा प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। तो प्राणी कैसे प्रत्यक्षण करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, एक क्वेश्चन बनता है कि किस तरह से प्राणी सीखते हैं, सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन कहाँ पर किया जाता है? हमारे साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में किया जाता है। ठीक है,
अब कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि जैसे दो मनुष्य मान के चलिए, ठीक है, दो बालक है मान के चलो, तो दो बालक हैं, तो एक क्वेश्चन है उसी को एक बालक बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में याद कर लेता है, जबकि दूसरा बालक उसे कम समय में या फिर याद ही नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है? तो ये सब अध्ययन जो है ये मनोविज्ञान में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, कि क्यों कोई बालक उसी चीज़ को आसानी से याद कर ले रहा है और दूसरा बालक उसे बहुत प्रयत्न के बाद भी याद नहीं कर पाता। तो इस सारी चीज़ों का अध्ययन कहाँ पर मिलता है? हमें मनोविज्ञान में देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो मनोविज्ञान है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसका अर्थ क्या है। तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं आपके बाल विकास में। जैसे कई शब्द दिए होते हैं, जैसे अधिगम कह दिया, पर्सनालिटी हो गया, तो पूछा जाता है कि कौन सा शब्द किस भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ क्या होता है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है और इस पर हमने बहुत पहले एक वीडियो बनाया हुआ था कि किस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई और उसका अर्थ क्या है। एक बार आप वो वीडियो जरूर देखें, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी है यह दो ग्रीक शब्दों से बना है, ठीक है। अब याद रखना है, पूछा जा सकता है कि साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है। आपके ऑप्शन में मिल जाएगा ग्रीक, लैटिन, ठीक है। तो इस तरह से तो आपको याद रखना है कि जो साइकोलॉजी शब्द है यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है। कौन कौन से दो शब्द हैं? तो इसकी स्पेलिंग भी आपको याद रखनी है, साइकी और लोगोस, ठीक है। साइकी और लोगोस के मिलने से बना है। अब जो साइकी होता है इसका अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है हमारा अध्ययन करना, अर्थात आत्मा का अध्ययन ही क्या है? मनोविज्ञान है। ये साइकोलॉजी का अर्थ होता है, ठीक है। अतः इसका शाब्दिक अर्थ मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन। तो प्रारंभ में जब हमारा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ तो उसको केवल आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना गया था, ठीक है। फिर धीरे धीरे इसका विकास होता गया, आत्मा से मन या मस्तिष्क का विज्ञान हुआ, इसके बाद में आपका चेतना का विज्ञान और वर्तमान में जो प्रचलित है वो व्यवहार का विज्ञान माना जाता है हमारा मनोविज्ञान, ठीक है। तो आइए हम इसका विकास क्षेत्र पढ़ते हैं कि कैसे कैसे मनोविज्ञान का विकास हुआ, ठीक है। एक बार रिकॉल कर लें आप कि जो मनोविज्ञान है इसके जनक कौन माने जाते हैं? आदि जनक तो अरस्तु माने जाते हैं। आदि जननी कौन मानी जाती है? दर्शन शास्त्र को माना जाता है, ठीक है। फिर इसका मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका प्रयोग रूडोल्फ गोल्काय ने सन 1590 में किया। मनोविज्ञान में प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। कोई व्यक्ति कैसे विवेचना करता, कैसे सोचता है, आदि तरह तरह की चीज़ों का अध्ययन मनोविज्ञान में होता है, ठीक है। फिर मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी शब्द है यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगोस, ठीक है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना, ठीक है। तो इस प्रकार से मनोविज्ञान जो होता है उसका अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान और मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके बनाया गया था, ठीक है। अब हम देखते हैं मनोविज्ञान का विकास कैसे कैसे जो हमारी साइकोलॉजी है वो डेवलप हुई, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले आत्मा का विज्ञान। अभी आपको बता दिया कि साइकोलॉजी का अर्थ ही होता था आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं कि निम्न में से वह कौन कौन सी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने जो हमारा मनोविज्ञान है उसको आत्मा का विज्ञान माना है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन एक शताब्दी से क्वेश्चन बन जाता है कि आत्मा का विज्ञान किस शताब्दी में माना गया था मनोविज्ञान को, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि सबसे पहले आत्मा का विज्ञान आया, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका मन, जिसे मस्तिष्क कहते हैं, मन का विज्ञान आया। इसके बाद चेतना का विज्ञान आया और इसके बाद वर्तमान में जो प्रचलित है वो है व्यवहार का विज्ञान। तो चार चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो आत्मा का विज्ञान था वो 16वीं शताब्दी में आया। इसके बाद 17वीं शताब्दी में हमारा मन या मस्तिष्क का विज्ञान आया, ठीक है। फिर जो 18वीं शताब्दी रही उसे मनोविज्ञान का अंध युग माना जाता है क्योंकि इसमें मनोविज्ञान पर कोई भी कार्य नहीं किया गया था, ठीक है। जो चेतना का विज्ञान है वो 18वीं शताब्दी में आया और वर्तमान जो 19वीं सदी चल रही थी इसमें जो प्रचलित है वो व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है। तो ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है, आत्मा, मन, चेतना, व्यवहार। 16वीं शताब्दी, 17वीं यहाँ पर हो जाएगा 18वीं नहीं है, यहाँ 19वीं होगा और ये 20वीं सदी होगा, ठीक है। तो याद रखना। अब हम देख लेते हैं एक एक करके। जो आत्मा का विज्ञान है ये 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आत्मा का विज्ञान मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कौन कौन से थे? ये दार्शनिक माने जाते हैं, ठीक है। तो इसकी ट्रिक भी आपको बनाई है ताकि याद रहे। आत्मा से प्लेट दे तू, आत्मा से प्लेट दे तू मतलब आत्मा से आत्मा का विज्ञान मानने वाले, और प्लेट से हो जाएगा प्लेटो, दे से डेकार्टे और तू से अरस्तु, ठीक है। ये सभी यूनानी दार्शनिक हैं। तो इन्होंने जो मनोविज्ञान है उसे क्या माना? आत्मा का विज्ञान, ठीक है। फिर इसकी आलोचना भी की गई और ये सफल नहीं रहा क्योंकि जो आत्मा होती थी वो एक आध्यात्मिक, धार्मिक और काल्पनिक विषय था, ठीक है। इससे सारी चीज़ों का अध्ययन संभव नहीं था, इस कारण से इसे अमान्य कर दिया गया और इसी के स्थान पर फिर आया हमारा मन या मस्तिष्क का विज्ञान, ठीक है। तो मन या मस्तिष्क का विज्ञान कब आया? 17वीं शताब्दी में। और इसको मानने वाले व्यक्ति कौन कौन थे? मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले व्यक्ति कौन कौन थे? तो इसकी ट्रिक है पलक की बाई मस्ती में, ठीक है। तो ये ट्रिक है, जिसको नहीं याद करनी तो वो ऐसे ही याद कर लें, ठीक है।
तो मस्ती से तो हो जाएगा हमारा मस्तिष्क, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है पलक, तो पलक में पा से पाम्पुनौजी हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये सभी दार्शनिक जो हैं वो कहाँ के हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखना इटली के हैं। तो पलक में सबसे पहले पा से हो जाएगा पाम्पुनौजी, ला से हो जाएगा लॉक, जॉन लॉक, ठीक है, का से हो जाएगा कांट महोदय, और बर्कली याद रखना बा से, और थॉमस रीड याद रखना है आपको। ये सभी इटली के दार्शनिक हैं और इन्होंने मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। फिर इसकी भी आलोचना की गई, क्योंकि जो मन होता है वो अमूर्त और निजी होता है, मतलब किसी के मन को जान लेना उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को नहीं जान सकते मन के बारे में, केवल मस्तिष्क को जान करके। क्यों? क्योंकि उसके मस्तिष्क में कुछ मुखौटा भी तो वो अपने ऊपर से दिखा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी अमान्य कर दिया गया, क्योंकि जो मन होता है वो अंतर्मुखी होता है और हमें सारी चीज़ों का अध्ययन करना था, इस कारण से इसे भी अमान्य घोषित कर दिया गया। ये भी क्या हो गया, इसकी भी आलोचना की गई। इसके बाद इसके स्थान पर आ जाता है चेतना का विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पर 17वीं शताब्दी, फिर जो 18वीं शताब्दी है इसमें मनोविज्ञान पर कोई कार्य नहीं किया गया, अतः 18वीं शताब्दी को मनोविज्ञान का अंध युग कहा जाता है, ठीक है। फिर आया हमारा चेतना का विज्ञान, तो कब आया? 19वीं सदी में आया, और इसको मानने वाले व्यक्ति कौन थे? अर्थात मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले थे। इसकी ट्रैक है बेटा टिंचर ला, बेटा टिंचर ला, तो बेटा से बुंट हो जाएगा, टिंचर से टिचनर हो जाएगा, और ला से जेम्स हली हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना। और चेतना का विज्ञान मानने वाले व्यक्ति विलियम बुंट, टिचनर और जेम्स हली हैं, ठीक है। इसके बाद आपको बताते हैं, इसकी भी कड़ी आलोचना की गई थी, ठीक है। क्यों की गई थी? क्योंकि जो चेतन मन होता है वो केवल 1/10 भाग होता है, बाकी का हमारा जो 90% होता है वो अचेतन मन होता है। तो हमें तो अचेतन और चेतन दोनों का अध्ययन करना था, और यहाँ पर केवल चेतन मन का अध्ययन किया जा रहा था, इस कारण से इसकी आलोचना की गई। और आपने पढ़ा होगा चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन के बारे में किसने बताया है? सिगमंड फ्रायड ने। तो जब हम उनका सिद्धांत पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही डिटेल से बताएंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन बनता है कि जो चेतना शब्द है इसकी घोर निंदा किसने की है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। तो क्या है कि जो ब्रिटिश के मनोवैज्ञानिक थे विलियम मैकडूगल, जिन्होंने आपके संवेग और मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया हुआ है, तो इन्होंने सन 1905 में, कब? सन 1905 में इनकी पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। कई बार एक क्वेश्चन बना है कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? तो विलियम मैकडूगल की, ठीक है। तो इन्होंने अपनी पुस्तक में सन 1905 में इनके पृष्ठ 16 पर चेतना को बुरा शब्द बताया है। इन्होंने चेतना को क्या बताया? बुरा शब्द बताया है, और इसकी आलोचना की है। तो पूछा जाता है कि चेतना की आलोचना करने वाले ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो विलियम मैकडूगल थे। कब की इन्होंने आलोचना? तो इन्होंने अपनी पुस्तक जो लिखी थी 1905 में, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उसमें इन्होंने चेतना शब्द की आलोचना की थी, ठीक है। फिर इसकी आलोचना हो गई। इसके बाद फिर इसके स्थान पर आ जाता है हमारा व्यवहार का विज्ञान, ठीक है, जो वर्तमान में अभी प्रचलित है, व्यवहार का विज्ञान। क्यों आया व्यवहार का विज्ञान, इसके बारे में जानते हैं। तो 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान को माना गया। अब व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख व्यक्ति यदि पूछते हैं तो वो आपको वॉटसन लगाना है, ठीक है, क्योंकि जो वॉटसन महोदय हैं वो व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं, ठीक है। तो वॉटसन को इसका प्रतिपादक माना जाता है। अन्य इससे संबंधित कौन कौन थे? तो वुडवर्थ, मैकडूगल और स्किनर, ठीक है। तो ये सभी व्यवहारवादी कहलाते हैं, और इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। और वर्तमान समय में व्यवहार का विज्ञान ही प्रचलित है, क्योंकि जो व्यवहार होता है उसमें सारी चीज़ों का अध्ययन वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रयोगात्मक ढंग से किया जाता है, ठीक है। तो 20वीं शताब्दी में ही क्या होता है कि जो व्यवहार का विज्ञान होता है उस पर प्रयोग किए जाने लगे, ठीक है। करके बालक सीख सकता था, वस्तुनिष्ठ तरीके से इसमें अध्ययन किए जाते थे। इस कारण से सर्व प्रचलित है वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान, और इसे ही मान्यता दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान की इस परिभाषा को सर्वमान्य परिभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान समय में निम्न में से मनोविज्ञान का कौन सा वाद प्रचलित है? व्यवहारवाद है, या मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है? तो क्या है प्रचलित? व्यवहार का विज्ञान। क्यों है प्रचलित? क्योंकि जो 20वीं शताब्दी है इसे बालक की शताब्दी कहा गया है। और क्यों कहा गया है? क्योंकि बालक पर सबसे ज़्यादा क्या हुई? खोजें हुई, ठीक है, अन्वेषण किए गए, इसी कारण से इसे व्यवहार का विज्ञान कहा गया, ठीक है। अब इससे एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर आप देख लें कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्यागा, इसके बाद मन या मस्तिष्क को छोड़ा, इसके बाद क्या आता है? चेतना को त्यागा, और अंत में जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार को स्वीकार करता है। यह परिभाषा किसकी है? तो आपको याद रखनी है, यह परिभाषा है वुडवर्थ की, ठीक है। ये किसने दी है परिभाषा? वुडवर्थ ने। तो अब हम मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मनोविज्ञान क्या है, इसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्दों से हुई है, और इसका विकास कैसे कैसे हुआ। अब हम देखते हैं मनोविज्ञान की परिभाषाएं, ठीक है।
तो मनोविज्ञान की परिभाषाएं, ये हमने फर्स्ट परिभाषा आपको बता दी कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्यागा, फिर इसने मन का त्याग किया, फिर चेतना को अस्वीकार किया और अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ये परिभाषा वुडवर्थ की और पूछी गई परिभाषा है। ठीक है, अब हम देखते हैं वॉटसन, और वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक ही माना जाता है। तो इनकी परिभाषाएं आपको याद रखनी है, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक साथ सारे शब्द इनके ले लिए हैं जो इन्होंने अपनी परिभाषाओं में दिए हैं। ठीक है, तो अलग अलग ना लिख करके हमने एक ही जगह पर ये सारे शब्द लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है, आपसे पूछा जाएगा कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, किसने कहा है? तो वॉटसन ने। यदि पूछ ले मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, किसने कहा है? वॉटसन ने। मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक विज्ञान है, वॉटसन। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, किसने कहा? वॉटसन ने। मनोविज्ञान व्यवहार का भावात्मक विज्ञान है, ये भी किसने कहा? वॉटसन ने। तो ये याद रखना। ठीक है, जहां भी आपको व्यवहार का धनात्मक, शुद्ध, विधायक, निश्चित, भावात्मक विज्ञान देखने को मिलता है, वो परिभाषा किसने दी है? वॉटसन ने। इसके बाद इनकी बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा जो इन्होंने दी थी, इन्होंने कहा था कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, तुम मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसे वैसा ही बना सकता हूँ जैसा मैं उसे बनाना चाहता हूँ। मैं उसे एक वकील भी बना सकता हूँ, मैं उसे एक नौकर भी बना सकता हूँ। ये किसने कहा था? वॉटसन ने। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना दूंगा जैसा मैं उसे बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये परिभाषा भी वॉटसन की है। नेक्स्ट देखते हैं स्किनर महोदय की, और जितनी भी यहाँ पर ये डेफिनेशन ली गई हैं सारी की सारी किसी ना किसी टेट एग्जाम्स में पूछी गई परिभाषाएं ही हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्किनर, इन्होंने क्या कहा है? तो इन्होंने भी मनोविज्ञान की 3-4 परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, तो आपको सारी पढ़नी है एक बार, फिर आपके जब ऑप्शन आते हैं तो वहाँ पर बन ही जाती हैं। ठीक है, तो स्किनर ने क्या कहा है? मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। तो इन्होंने दो शब्दों की चर्चा की है कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ये दोनों शब्द आपको याद रखने हैं। ये किसने कहा है? स्किनर ने। फिर नेक्स्ट इनकी परिभाषा है मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थिति। ठीक है, तो एक की पॉइंट बना करके रखिए और याद रखिए। ठीक है, याद करने की कोशिश करिए, एक बार रिवाइज करिए ताकि आप भूलें ना। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। नेक्स्ट है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है मनोविज्ञान, ये भी किसने कहा है? स्किनर ने। ठीक है, तो ये 3 परिभाषाएं आपको स्किनर की याद रखनी है। नेक्स्ट है आपकी मॉर्गन की परिभाषा। मॉर्गन ने क्या कहा था कि जो मनोविज्ञान है वो मानव और पशु व्यवहार का अध्ययन, मतलब मानव व्यवहार का और पशु व्यवहार का अध्ययन, ये दोनों बातें कौन करते हैं? मॉर्गन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रो एंड क्रो की परिभाषा। अब ये यहाँ पर क्रो एंड क्रो हैं, तो ये 2 अलग अलग क्रो हैं। ठीक है, एक है एलेक क्रो और एक है लिस्टन क्रो, एक ही क्रो का नाम नहीं है ये। ठीक है, एक है एलेक क्रो, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, एक है आपके एलेक क्रो और दूसरे हैं आपके लिस्टन क्रो। कौन है? लिस्टन क्रो। ठीक है, तो इनकी परिभाषा क्या है? जहाँ भी आपको क्रो एंड क्रो देखने को मिलता है तो आपको मान लेना है एलेक और लिस्टन क्रो है। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा है मनोविज्ञान में? इन्होंने कहा है कि मानव व्यवहार और मानव संबंध, मतलब इन्होंने मानव की ही बात की है, मानव का व्यवहार और मानव का संबंध। क्रो एंड क्रो, क्रो क्रो 2 बार आया तो मानव व्यवहार और मानव संबंध भी 2 बार आ गया, याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैकडूगल की परिभाषा। तो मैकडूगल ने कहा है कि जो मनोविज्ञान है वो आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, और ये हाल ही में जो एमपीटेट ग्रेड 3 का एग्जाम्स हुआ उसमें ये परिभाषा पूछी गई थी। क्या है कि जो मनोविज्ञान है वो आचरण और व्यवहार का विज्ञान है, कौन कहते हैं? मैकडूगल। ठीक है, नेक्स्ट है जिम्बार्डो। जिम्बार्डो की परिभाषा है मनोविज्ञान जीवधारी, जीव यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी, तो ये तो आसानी से याद रहेगी। जिम्बार्डो जीवधारियों के व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, नेक्स्ट है गैरिसन की, और गैरिसन ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान का जो संबंध है वो मानव व्यवहार के साथ प्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब जो गैर व्यक्ति होते हैं गैरों से प्रत्यक्ष संबंध रखने चाहिए, तभी हम उसके मन की बात जान पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका मन के अनुसार। मन ने क्या परिभाषा दी है? तो मनोविज्ञान वैज्ञानिक खोज के साथ संबंध स्थापित करता है। तो वैज्ञानिक खोज के साथ संबंध कौन कहता है? मन। ठीक है, नेक्स्ट है कुंपू स्वामी की परिभाषा। इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। तो शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करते हैं स्वामी जी। ठीक है, इस तरह से याद रख लें। नेक्स्ट है बोरिंग और लेकफील्ड की परिभाषा, और इन्होंने कहा है कि जो मनोविज्ञान है वो मानव प्रकृति का अध्ययन है। मानव प्रकृति, और मानव जो होता है वो प्रकृति में बोर करता है, बोर पानी के लिए। ठीक है, या इस तरह से किसी भी तरह से आप रिलेट करके याद रख लें। ठीक है, तो ये हुई मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं। अब आप कहेंगे इतनी सारी परिभाषाएं याद करने की क्या जरूरत है? तो क्योंकि जो एग्जाम्स का लेवल होता है आजकल, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी आपको सारी बता दी। इसी तरह से आपके शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा की परिभाषाएं होंगी, शिक्षा मनोविज्ञान की अलग परिभाषाएं होंगी, बाल मनोविज्ञान की अलग परिभाषाएं होंगी। ठीक है, तो सारी की
की सारी जब हम अभी से पढ़ करके रखेंगे और जब हम रिवाइज करते हुए रहेंगे तभी हमें ये याद रह पाएंगी, ठीक है, अन्यथा तो फिर हम भूल ही जाते हैं। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट है यहाँ पर। तो महत्वपूर्ण फैक्ट में आपको बता देते हैं कि जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वही यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, यदि आपसे पूछता है कि जो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं वो कौन हैं, तो वर्तमान में जो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं, इस तरह से क्वेश्चन नहीं बनता है, फिर भी यदि बन जाए तो आपको विश्व स्तर पर यदि बात करें आधुनिक मनोविज्ञान के जनक तो विलियम वुंट को मानना है। कहाँ पर? विश्व स्तर पर, ठीक है। और यदि केवल इतना पूछता है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है तो फिर आपको विलियम जेम्स लगाना है, ठीक। अब देखते हैं कि जो मनोविज्ञान है हमारा उसको दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसको जाता है, तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं विलियम जेम्स, इसीलिए अमेरिका में विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो वो है हमारे विलियम जेम्स, जिन्होंने अमेरिका में इसको अलग किया था, ठीक है। और विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है अमेरिका में, ठीक है। और विश्व स्तर पर जनक पूछते हैं तो विलियम वुंट है। नेक्स्ट है आपका विलियम जेम्स ने सन 1890 में, तो ये सन याद रखना, इन्होंने पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है, तो विलियम जेम्स की। कब लिखी? सन 1890 में। और इसी पुस्तक में उन्होंने मनोविज्ञान की आधारशिला बन गई थी, मतलब सबसे पहली जो मनोविज्ञान की बुक मानी जाती है यही है, और यही मनोविज्ञान की आधारशिला बनी, यहीं से मनोविज्ञान की शुरुआत हुई, ठीक है। फिर दिया गया है यहाँ पर कि जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, मतलब जो प्रयोग किए गए मनोविज्ञान में, तो ये व्यवहार के विज्ञान से पॉसिबल हो सका, ठीक है। तो जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है इसके जनक यदि पूछते हैं तो विलियम वुंट को माना जाता है, क्योंकि कब से मनोविज्ञान प्रयोगात्मक बना? जब विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग नगर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली, तभी से जो हमारा मनोविज्ञान है वो प्रयोगात्मक बना था, ठीक है। तो पूछा जाता है कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ पर खोली गई, तो जर्मनी के लिपजिंग नगर में। किसके द्वारा खोली गई, तो विलियम वुंट के द्वारा। और कब खोली गई, तो सन 1879 में। यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर होते हैं, ठीक है। और मनोविज्ञान यहीं से प्रयोगात्मक बना था कि बालक पर प्रयोग किए जाने लगे, बालक के क्षेत्र में अनुसंधान किए जाने लगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, पूछा जाता है कि सामाजिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो सामाजिक मनोविज्ञान के जनक कुर्ट लेविन है, जिन्होंने आपने पढ़ा होगा अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत दिया है, फील्ड थ्योरी दी थी, ठीक है। इनको सामाजिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। फिर है विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो जीन पियाजे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, इन्होंने अपनी 4 अवस्थाएं बताई हुई हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, सामाजिक मनोविज्ञान कुर्ट लेविन, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान विलियम वुंट, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये सन याद रखना, कुछ जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर दिया है। सन 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली, और यहीं से जो हमारा मनोविज्ञान है वो प्रयोगात्मक बना, ठीक है। सन 1890 विलियम जेम्स की पुस्तक आई, कौन सी? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और यही मनोविज्ञान की आधारशिला बनी थी, ठीक है। सन 1892 स्टैनली हॉल ने अमेरिका में मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना करी। कब? सन 1892 में। और 1892 में ही आपके मनोविज्ञान का पहला स्कूल खोला गया था, पहला बाद आया था जिसे संरचनावाद कहते हैं। और ये भी हम पढ़ेंगे, विलियम वुंट और टिचनर के द्वारा इसकी स्थापना होती है, और इसमें चेतना पर ज़्यादा जोर दिया गया था। तो इस संरचनावाद, प्रकार्यवाद, इनका क्रम पूछा जाता है, और किस बाद में क्या हुआ ये भी हम इसके बाद की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सन 1894 में जॉन डीवी ने शिकागो विश्वविद्यालय में पहली बृहद मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली, ठीक है। तो जो जॉन डीवी है प्रगतिशील विद्यालय के जनक माने जाते हैं, जिन्होंने लेबोरेटरी विद्यालयों की स्थापना करी थी। इन्होंने ही सन 1894 में शिकागो विश्वविद्यालय में पहली बृहद शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी, ठीक है। सन 1895 में संरचनावाद के विरोध में आता है हमारा प्रकार्यवाद, इसमें चेतना पर कार्य भी किया जाने लगा था, ठीक है। विलियम जेम्स इसके मतलब और अनौपचारिक रूप से इसके कौन कहलाते हैं? प्रतिपादक, ठीक है। और जॉन डीवी इसके औपचारिक प्रतिपादक कहलाते हैं। तो ये हम जब बाद पढ़ेंगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। 1900 ईस्वी में आपका मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्रायड वाला आ जाता है, ठीक है। इसके बाद 1912 में गेस्टाल्टवाद की स्थापना होती है। अब आप कहेंगे 1912 में गेस्टाल्टवाद की स्थापना होती है, लेकिन सन 1920 में जर्मनी में गेस्टाल्टवादी जो होते हैं वो सिद्धांत देते हैं अपना, ठीक है।
नेक्स्ट 1913 व्यवहारवाद आया हमारा, ठीक है, जो व्यवहारवाद अभी हमने पढ़ा 1913 लगभग 20वीं शताब्दी में, और यही वर्तमान में प्रचलित है, ठीक। नेक्स्ट है आपका 1916 में कोलकाता, मतलब जो भारत में यदि मनोविज्ञान का विकास पूछते हैं तो कोलकाता विश्वविद्यालय से माना जाता है, और यहाँ पर मनोविज्ञान का प्रथम विभाग NN गुप्ता के द्वारा खोला गया था। तो 1915 से हमारे भारत में मनोविज्ञान का विकास माना जाता है, ठीक है। फिर 1920 में जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय हो जाता है। 1924 में भारत में मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना हुई, और 1954 में इलाहाबाद में मनोविज्ञान शाला की स्थापना की गई, ठीक है। अब देखते हैं भारत में मनोविज्ञान का विकास देख लेते हैं थोड़ा सा। 1915 कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम लागू हुआ था, और 1916 में मनोविज्ञान प्रयोगशाला बनाई गई कलकत्ता विश्वविद्यालय में NN सेनगुप्ता के प्रयासों से। फिर सन 1938 में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान का विकास डॉक्टर NN सेनगुप्ता के द्वारा ही हुआ। इसके बाद प्रोफेसर जी बॉस जो हैं, इन्होंने, प्रोफेसर जी बॉस का पूरा नाम है प्रोफेसर गिरिंद्र शेखर बोस, इन्होंने इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना 1922 में की। और आपको पता होगा बुद्धि का जो भारतीय परीक्षण हुआ था 1922 CS राइस के द्वारा, वो भी 1922 में ही हुआ था, ठीक है। 1951 में कार्ल रोजर्स जो हैं, इन्होंने रोगी केंद्रीय चिकित्सा का प्रतिपादन किया। 1954 में जो मैस्लो हैं, इन्होंने आवश्यकता का जो पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी। 1954 में ही इन्होंने अपना आवश्यकता वाला सिद्धांत दिया था, और पुस्तक थी इनकी मोटिवेशन एक पर्सनालिटी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, इससे क्वेश्चन बन जाता है। अब थोड़ी सी मनोविज्ञान की शाखाएं देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक। मनोविज्ञान की कई शाखाएं हैं, ठीक है। तो मनोविज्ञान में ही आपकी शिक्षा मनोविज्ञान आ जाती है, तो इसका भी अध्ययन करेंगे हम। सबसे पहले शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, फिर पूरा शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे, फिर बाल मनोविज्ञान आ जाता है आपका, और पूछा जाता है कि बाल मनोविज्ञान में बालक का कहाँ तक का अध्ययन किया जाता है, तो गर्भ से लेकर बाल्यावस्था तक। और यदि पूछते हैं किशोर मनोविज्ञान में कहाँ तक का अध्ययन होता है, तो गर्भ से लेकर के किशोर अवस्था तक का अध्ययन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हमें यहाँ पर मनोविज्ञान की शाखाएं हैं, और जो जो हमारे सिलेबस में है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे, बाल मनोविज्ञान, किशोर, फिर यहाँ पर दिया है प्रौढ़ मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, मानव प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, व्यक्तिगत मनोविज्ञान। ये सारी की सारी हमारी मनोविज्ञान की शाखाएं होती हैं। कभी भी पूछ लें क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी मनोविज्ञान की शाखा नहीं है, तो आपको ये सारी याद रखनी है, ठीक है। सामान्य या सामान्य मनोविज्ञान, जैसे मानसिक रोगों का अध्ययन इसमें किया जाता है। निदानात्मक व उपचारात्मक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में आपके बाइगोस्की आ जाएंगे, जीन पियाजे आ जाएंगे, ठीक है। अपराध मनोविज्ञान, फिर परा मनोविज्ञान, मतलब मन से परे, मन से जो चीज़ें परे हैं, जिनका मन से अध्ययन नहीं हो सकता, उनका अध्ययन परा मनोविज्ञान में होता है। फिर होता है सैन्य मनोविज्ञान। सैन्य के बाद में आपका औद्योगिक मनोविज्ञान, व्यवहार मनोविज्ञान, औपचारिक मनोविज्ञान, शारीरिक मनोविज्ञान, सुधारात्मक मनोविज्ञान। ये सब की सब हमारे मनोविज्ञान की शाखाएं होती हैं। सैद्धांतिक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, कानून मनोविज्ञान, इसके अलावा भी कई शाखाएं होती हैं, लेकिन आपको इतनी याद रखनी है कि हमारी मनोविज्ञान की शाखाएं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आपको मनोविज्ञान जो होता है हमारा, इसमें क्या होगा, आपको संप्रदाय पढ़ाए जाएंगे कि संरचनावाद कैसे आया, क्यों इसका विकास हुआ, किसका अध्ययन होता है, इसकी कौन कौन सी विधियां होती हैं, ठीक है। तो जब हम पूरा बेसिक से जाने रहेंगे, तो फिर हम जब बाल विकास की शुरुआत करेंगे, वृद्धि एवं विकास की अवधारणा पढ़ेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आपको क्लास से डेली जुड़ना है और इसका लाभ लेना है, क्योंकि आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा कंटेंट देने की यहाँ पर कोशिश की जाती है, ठीक है। इतनी सुविधाएं तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो कंटेंट दिया जाएगा वो बहुत ही अच्छा दिया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो। थैंक यू।